राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 के प्रावधानों का उल्लंघन अपराध की श्रेणी में माना गया है, जिसके लिए जेल और जुर्माने का प्रावधान है। प्रोक्योरमेंट के मामले में अगर कोई रिश्वत, इनाम या गिफ्ट लेता है या लेने का तय कर लेता है तो उसे धारा 41 के अनुसार 6 महीने से 5 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। एक्ट की धारा 42 के अनुसार जो कोई भी बोलियों में गलत फायदा उठाने के उद्देश्य से उपापन प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप करता है या ऐसी लॉबिंग करता है जिससे कंपटीशन कम होता हो या प्रोक्योरिंग एंटिटी के किसी अधिकारी या कर्मचारी को प्रभावित करता है या उसको कपटपूर्वक ऐसा कोई रिप्रेजेंटेशन देता है जिससे कंपटीशन कम होता हो या उपापन संस्था के किसी अधिकारी या कर्मचारी को उसके रिटायर होने के 1 साल के अंदर अंदर नौकरी पर रख लेता है या समूह कीमतें यानी रिंग प्राइसेस देने की कार्रवाई करता है या धारा 49 में उल्लेखित गोपनीयता को जानबूझकर भंग करता है तो एक्ट की धारा 42 के अनुसार उसको 5 साल तक की जेल और 50 लाख रुपए का उपापन मूल्य 50 लाख रुपए या उपापन मूल्य का 10% जो भी कम हो तक के जुर्माने की सजा मिलेगी। दूसरी ओर अगर कोई भी बोलीदाता फाइनेंशियल विड खुलने के बाद या उसको सक्सेसफुल विडर घोषित करने के बाद बोली प्रक्रिया से विड्रॉ करता है या सक्सेसफुल विडर घोषित होने के बाद भी प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करने न आए या परफॉर्मेंस सिक्योरिटी या बोली दस्तावेज में चाहे गए दूसरे कोई दस्तावेज जमा न करावे तो उस पर रुपए 50 लाख या उपापन के अनुमानित मूल्य का 10% जो भी कम हो जुर्माना लगेगा। वित्त विभाग ने मई 2019 में स्पष्ट किया है कि धारा 41 से 47 के अंतर्गत जुर्माने न्यायालय में न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही लगाए जा सकते हैं। अगर कोई बोली प्रक्रिया को लेट करने या फेल करने के लिए कोई तंग करने वाली तुच्छ और द्वेषपूर्ण अपील या परिवाद लगाता है तो उस पर धारा 43 के तहत 20 लाख रुपए या उपापन के मूल्य का 5% जो भी कम हो तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। धारा 44 के अनुसार इस एक्ट के तहत जब किसी कंपनी द्वारा कोई अपराध किया जावे तो जो उस कंपनी के कारोबार के संचालन का प्रभारी होगा वही अपराध के लिए दोषी माना जाएगा। अगर वह यह सिद्ध कर दे कि अपराध उसकी नॉलेज के बिना हुआ है या उसने उस अपराध को रोकने के लिए पूरे प्रयास किया था तो वह अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। धारा 45 के अनुसार जो कोई इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध के लिए उकसाता हो तो उसको उस अपराध के लिए तय दंड से दंडनीय होगा, चाहे वह अपराध उस उकसाने की वजह से हुआ हो या ना हुआ हो। धारा 46 के अनुसार अगर बोली लगाने वाला भ्रष्टाचार के मामले में या पब्लिक प्रोक्योरमेंट के मामले में जीवन, संपत्ति या लोक स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने के लिए दोष सिद्ध हो जाए तो राज्य सरकार उसको 3 साल तक के लिए बोलियों में भाग लेने से डिबार कर देगी और वह किसी भी उपापन संस्था की बोली में भाग नहीं ले सकेगा। जहां किसी बोली लगाने वाले की संपूर्ण बोली प्रतिभूति या संपूर्ण कार्य संपादन प्रतिभूति या यथास्थिति उसका कोई भी प्रतिस्थापन किसी उपापन संस्था द्वारा किसी भी उपापन प्रक्रिया या उपापन संविदा में समर्पित कर लिया गया है तो बोली लगाने वाले को उपापन संस्था द्वारा हाथ में ली जाने वाली किसी भी उपापन प्रक्रिया में भाग लेने से 3 वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए विवर्जित किया जा सकेगा। यदि उपापन संस्था ये पाती है कि किसी बोली लगाने वाले ने धारा 11 के निबंधनों में विहित सत्यनिष्ठा संहिता का भंग किया है तो वह बोली लगाने वाले को 3 वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए विवर्जित कर सकेगी। धारा 47 के अनुसार उपापन के मामले में कोई अपराध होने की शिकायत पर किसी सरकारी अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ न्यायालय में तभी कार्रवाई की जा सकती है जबकि उसके खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा जारी कर दी गई हो। धारा 48 ये कहती है कि प्रोक्योरमेंट के मैटर डील करने वालों के लिए स्टेट गवर्नमेंट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड और ट्रेनिंग के नॉर्म्स तय कर सकती है। धारा 49 और नियम 77 के अनुसार इस अधिनियम में किसी बात के अंतर्विष्ट होने पर भी किंतु जानकारी के प्रकटीकरण का उपबंध करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के उपबंधों के अध्ययन रहते हुए उपापन संस्था किसी सूचना को प्रकट नहीं करेगी यदि ऐसे प्रकटीकरण में उसकी राय में किसी भी विधि के प्रवर्तन में अड़चन आने
भारत की सुरक्षा या सामरिक हितों के प्रभावित होने, बोली लगाने वालों के बौद्धिक संपत्ति संबंधी अधिकारों या विधि सम्मत वाणिज्यिक हितों के प्रभावित होने, उपापन संस्था के विधि सम्मत वाणिज्यिक हितों के उन स्थितियों में जिनमें वह स्थिति सम्मिलित है, जब उपापन किसी ऐसी परियोजना से संबंधित हो जिसमें उपापन संस्था को कोई प्रतियोगी बोली लगानी हो या उपापन संस्था के बौद्धिक संपत्ति संबंधी अधिकारों के प्रभावित होने की संभावना है। अब अगला चैप्टर आ गया अपना ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। ठीक है, धारा 41 से धारा 47 पर ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज दे रखी हैं। तो इनको हम वन बाय वन देख लेते हैं। ये बेसिकली है, अगर आप कोई रिश्वत या कोई फेवर लेते हैं किसी बिडर का प्रिक्योरमेंट प्रोसीजर में, तो उसमें क्या सजाएं हैं वो प्रावधान दे रखा है। सबसे पहले शुरुआत होती है सेक्शन 41 से। सेक्शन 41 कह रहा है कि आप कोई भी रिश्वत, इनाम, गिफ्ट वगैरह, कोई भी मटेरियल बेनिफिट जो है नहीं लेंगे। पी को पाबंद किया हुआ है कि आप कोई तरह का फेवर नहीं लेंगे उससे, कोई रिश्वत नहीं लेंगे, कोई दान नहीं लेंगे, कोई गिफ्ट भी नहीं लेंगे। ठीक है, और बाय द वे आपने ले लिया तो क्या होगा, ये 6 महीने से 5 साल तक की जेल है। 6 महीने से 5 साल तक की जेल के प्रावधान है धारा 41 में, और फाइन, जुर्माना भी है। 6 महीने से लेके 5 साल, 6 महीने से लेके 5 साल तक की जेल है अगर आपने कोई टेंडर के मामले में रिश्वत ले ली, कोई इनाम ले लिया, कोई गिफ्ट ले लिया, और अगर रिकॉर्ड पे सिद्ध हो गया कि आपने लिया है, तो आपको 6 महीने से लेकर 5 साल तक की, मिनिमम 6 महीने, कम से कम 6 महीने से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक की आपको जेल हो सकती है, और जुर्माना भी हो सकता है, जो भी कोर्ट डिसाइड करे। ये करेगा कौन? कोर्ट करेगा। ठीक है, ये बात हो गई धारा 41 की। ये एक नया फीचर है आरटीपीपी में, जो पहले जेएफ&आर में नहीं था। ये ऑफेंसेज और पेनल्टीज का सिस्टम जेएफ&आर में नहीं था। अब आप आ जाओ सेक्शन 42 पर, धारा 42। धारा 42 किस बात के है? प्रिक्योरमेंट प्रोसेस को बाधित करना, उसमें कोई बाधा पहुंचाना। ठीक है ना, तो इसमें भी जो है 5 साल तक की जेल है और 50 लाख तक का जुर्माना है। 5 साल तक की जेल और 50 लाख तक का जुर्माना है, या 10% प्रिक्योरमेंट वैल्यू का जो भी कम हो, या तो 50 लाख, या प्रिक्योरमेंट की जो विषय वस्तु है, जो भी आपका बिड वैल्यू है, उसका 10%। 50 लाख या प्रिक्योरमेंट के वैल्यू का 10%। ठीक है, विच एवर इज लेस, जो भी कम हो, और वॉट एवर कोर्ट डिसाइड्स, जो भी कोर्ट डिसाइड कर दे। तो अब बात यह है कि इंटरफेरेंस किस किस को माना है एक्ट ने? प्रिक्योरमेंट में, प्रिक्योरमेंट प्रोसेस में इंटरफेयर किस किस को माना है? देखो, एक तो इन्होंने माना है जो कोई भी गलत फायदा उठाने के उद्देश्य से, है ना, रॉन्गफुल गेन और कॉजिंग एनी अनफेयर डिसएडवांटेज फॉर बिडर्स, ये लिखा है एक्ट में। कोई भी ऐसा काम करता है जो गलत फायदा उठाने की, जो उसका बनता नहीं हक, ऐसा कोई हक प्राप्त करने के लिए वो करे, तो वो इंटरफेरेंस मानेंगे। कोई भी आप लॉबिंग करोगे जो फेयर कंपटीशन को रोकती है, तो भी क्या हो जाएगा? इंटरफेरेंस मानेंगे हम। लॉबिंग नहीं करो।
लॉबिंग का मतलब जाके मिलना करना, ऐसा माहौल बनाना, ये इंटरफेरेंस में शामिल हो जाएगा। और तो क्या हो जाएगा, तो हो क्या जाएगा, 5 साल की जेल हो जाएगी, है ना, और 50 लाख तक का जुर्माना हो सकता है, या जो भी प्रिक्योरिंग वैल्यू है उसका 10%। ये अच्छा, या फिर आप इंटेंसली कोई एम्प्लॉय को, अधिकारी को प्रभावित करने का प्रयास करोगे तो भी इंटरफेरेंस माना जाएगा। आप कोई फॉर्मर ऑफिसर है पीई का, उसको 1 साल के अंदर अंदर अगर वो दे देते हो कोई एम्प्लॉयमेंट, तो भी क्या मानोगे, इंटरफेरेंस विद प्रिक्योरमेंट प्रोसेस, उपापन प्रक्रिया में हस्तक्षेप माना जाएगा। किसी को आप साल भर बाद भी रख लेते हो कि भाई तू रिटायर हो रहा है, आ जाना हमारे यहाँ नौकरी कर लेना, कोई फर्म कह देवे ना, आप स्वीकार कर लो तो मामला गड़बड़ है, ठीक है। या फिर कोई पूल बना लो आप, और एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर किसी भी तरह का, है ना, तो वो उसको सेक्शन 49 ने गलत माना है, उसको इंटरफेरेंस इन प्रिक्योरमेंट प्रोसेस माना है, ठीक है। तो ये सब मामलों में क्या हो जाएगा, 5 साल तक की जेल हो जाएगी, 5 साल तक की जेल हो जाएगी, और 50 लाख तक का जुर्माना लग सकता है, 50 लाख तक का, या तो 50 लाख या जो भी आपका बिड वैल्यू था उसका 10%, जो भी कम हो, ठीक है। ये आपकी धारा 42 के प्रावधान है, और इसका कोई रूल नहीं है अलग से, ये धारा 42 का ही है। अच्छा, वो तो अभी तक हमने देखे इंटरफेरेंस किसकी तरफ से, ऑफिसर की तरफ से। अब बिडर जो बोली जाता है ना, वो अगर प्रिक्योरमेंट प्रोसेस में बिड ओपन होने के बाद और सक्सेसफुल बिडर घोषित होने के बाद पीछे हटता है, तो भी क्या मानेंगे, इंटरफेरेंस विद प्रिक्योरमेंट प्रोसेस, उसको आप जेल करा सकते हो। कोई टेंडर वाला टेंडर भर के माल सप्लाई नहीं करे तो आप उसको जेल करा सकते हो। किस में करा सकते हो, धारा 42 में, कि उसने प्रिक्योरमेंट प्रोसेस को बाधित किया। आपने उसको चिट्ठी दी कि अभी आजा तू कॉन्ट्रैक्ट कर, और वो नहीं आता कॉन्ट्रैक्ट करने, तो भी आप उसको जेल करा सकते हो 5 साल की, या 50 लाख का जुर्माना करवा सकते हो, जाना कोर्ट पड़ेगा, ठीक है। फिर अगला है फेल्स टू प्रोवाइड परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, मतलब आप उसको कह रहे हो आजा भाई कॉन्ट्रैक्ट कर दे, तू तेरा परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा कर और सप्लाई कर, और नहीं आता, तो आप क्या कर सकते हो, जेल करा सकते हो उसको कोर्ट में जाके, 5 साल की जेल, 5 साल तक की, और 50 लाख तक का जुर्माना, या 10% ऑफ दी बिड वैल्यू, ये उसके ऊपर करा सकते हो, ठीक है। ये सारे आप कार्रवाई धारा 42 में कोर्ट के माध्यम से करवा सकते हैं अगर सप्लायर कोई बदमाशी करे तो। अच्छा, अब क्या है, आजकल आपने देखा होगा शिकायतों का बड़ा रहता है, बहुत शिकायत करते हैं लोग एक दूसरे की टांग खींचने के लिए, कि चलो यार हमको टेंडर तो मिला नहीं, साला इसको मिल गया, इसको भी हम ऐसी करते हैं इसकी, तो झूठी शिकायतें करते हैं। तो एक्ट के अंदर झूठी शिकायतें करना धारा 43 में ऑफेंस है। अगर ऑफेंस सिद्ध हो जाए तो झूठी शिकायत करने वाले के खिलाफ आप 50 लाख रुपए या बिड वैल्यू का 5%, 50 लाख रुपए का जुर्माना या बिड वैल्यू का 5%, जो भी कम हो, इतना जुर्माना कोर्ट के थ्रू उस पर लगवा सकते हैं। जाना तो कोर्ट पड़ेगा, उसके खिलाफ जाना पड़ेगा आपको, लेकिन प्रोविजन है झूठी शिकायतों का, ठीक है। सेक्शन लेते हैं 44, ऑफेंसेस बाय कंपनीज, धारा 44।
ये भी धारा में दिया हुआ है, रूल्स में कुछ नहीं दिया हुआ है। तो ये कह रहा है कि भाई हर एक वो आदमी जो अगर कोई ऑफेंस जो कंपनी ने करा है ना, कंपनी ने अगर करा है तो इसमें ये लिखा हुआ है कि एवरी पर्सन हु एट द टाइम ऑफ ऑफेंस वाज committed was in charge of and was responsible to the company for the conduct of business of company as well as the company shall be deemed to be guilty। जो भी कंपनी के लिए जिम्मेदार था वो दोषी माना जाए। काम तो कंपनी ने किया, कंपनी में बॉस है, उस काम के लिए कौन जिम्मेदार था उसको दोषी माना है। ठीक है। सेकेंडली है प्रोवाइडेड ही प्रूव्स दैट ऑफेंस वाज कमिटेड विदाउट हिज नॉलेज or that he had exercised all due diligence to prevent the commission of such offense। अगर वो ये सिद्ध कर दे कि या तो उसकी नॉलेज में नहीं आया क्या हो रहा है कंपनी के अंदर, या वो ये सिद्ध कर दे कि साहब मेरी तरफ से जो एहतियात बरतनी थी वो मैंने सारी बरती फिर भी हो गया, तो फिर उसको माफ़ कर सकते हैं, कोर्ट माफ़ करेगी। ठीक है ना। ये कंपनी के ऑफेंसेस के बारे में इसमें बताया हुआ है। अब आ जाओ एबेटमेंट ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, सेक्शन 45। ठीक है। सेक्शन 45 कहता है कि whoever abates an offense punishable under this act, whether or not that offense is committed in consequence of that amendment, shall be punishable with the punishment provided for the offense। किसी को आप उकसाते हो ना कोई क्राइम करने के लिए प्रोक्योरमेंट रिलेटेड, तो वो उसी सजा के काबिल होगा जो इसको उकसाने वाला है, जो इसको कराने के लिए प्रेरित करता है, वो भी उन्हीं सजाओं के लिए भागी होगा। ये आपको सेक्शन 45 कह रहा है। अगला सेक्शन है आपका 46, डिबारमेंट फ्रॉम बिडिंग। सेक्शन 46 जो है वो डिबारमेंट ऑफ बिडिंग के बारे में है। देखो डिबारमेंट जो है, डिबारमेंट मतलब बोली से बाहर निकालना, उसको विवर्जित करना, हिंदी शब्द है विवर्जन। ठीक है। तो विवर्जित जो है वो दो तरह से हो सकता है। एक तो स्टेट गवर्नमेंट करती है, डिबार्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट इफ कन्विंस्ड ऑफ एन, कन्विक्टेड होना चाहिए कोर्ट में, दोष सिद्ध होना चाहिए। ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट कब करती है? जब या तो वो कोई प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 कोई भ्रष्टाचार के मामले में दोषी सिद्ध हो जाए, तो जो है वो डिबार कर देगी। कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। या फिर इंडियन पिनल एक्ट 1860 या और कोई जो भी कानून हो उसके अंतर्गत किसी भी लाइफ या प्रॉपर्टी के लिए वो थ्रेट हो जाए, खतरा हो, और पब्लिक हेल्थ को खतरा हो ड्यू टू प्रिक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट। आपने जो भी प्रिक्योर करने का कॉन्ट्रैक्ट किया है उसमें फेल होने से लोगों के जीवन और संपत्ति को हानि हो रही हो, तो आपको, या हानि हो गई हो, हानि होने सिद्ध होने पर डिबारमेंट कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। स्टेट गवर्नमेंट जो डिबार कर देती है वो किसी विभाग में भाग नहीं ले सकता राजस्थान सरकार के। ठीक है। लेकिन इसकी एक लिमिट दे रखी है, ये आप इसको 3 साल के लिए करोगे, ऐसे नहीं सारी उम्र उसको बिठा दो घर। कोई उसने अगर गलती करी है तो उसको 3 साल के लिए आप टेंडर से बाहर निकाल सकते हो। दूसरी स्टेप आती है डिबार्ड बाय प्रिक्योरिंग एंटिटी। जो प्रिक्योरिंग एंटिटी है ना, जो ऑफिस है जो टेंडर कर रहा है, वो खुद के ऑफिस के लिए भी उसको डिबार कर सकता है, दूसरों को पंचायती नहीं करे। जब स्टेट गवर्नमेंट से हो जाएगा तो सब जगह से गया। और
अगर कोई प्रिक्योरिंग एंटिटी करती है तो जो है वो उस ऑफिस के लिए हो जाता है। इसमें लिखा है इफ द बिडर ब्रीचेज द कोड ऑफ इंटीग्रिटी प्रेस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 11, सत्यनिष्ठा भंग कर दी तो गया 3 साल के लिए। सत्यनिष्ठा भंग ना करे ठेकेदार, अगर वो सत्यनिष्ठा भंग करता है तो 3 साल के लिए आप उसको डिबार कर देंगे। सेकंड है व्हेन द एंटायर बिड सिक्योरिटी और एंटायर प्रेफरेंस सिक्योरिटी और एनी सब्स्टिट्यूट thereof as the case may be of a bidder has been forfeited by a procuring entity। जब भी आप किसी की प्रेफरेंस सिक्योरिटी या बिड सिक्योरिटी जब्त करते हो तो 3 साल के लिए उसको डिबार करेंगे। देखो आप बिना बात तो किसी की जब्त करते ही नहीं हो, कुछ न कुछ उसने गलती करी है प्रिक्योरमेंट रिलेटेड, कुछ न कुछ खोटा काम करता है तभी आप उसकी जब्त करते हो। जब्त करने का मतलब आप उसको डिबार भी करोगे। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। अप टू 3 इयर्स है, अब वो आप डिसाइड कर सकते हो 3 साल करें, 2 साल करें, 1 साल करें, ये आप पे है। ठीक है। अगला है द स्टेट गवर्नमेंट और प्रिक्योरिंग एंटिटी जो है वो जब भी इनको करेगी डिबार, उसको सुनवाई का पूरा अवसर देगी। ठीक है। नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है कि किसी को भी आप बिना सुने डिबार नहीं कर सकते, इसलिए पहले उसको नोटिस जाएगा कि आपने फला फला कृत्य किया है जो कि आरटीपीपी की धारा 46 के अंतर्गत जो है वो ऑफेंस है, क्यों नहीं आपको जो है डिबार कर दिया जावे। तो उसका वो जवाब देगा, उस जवाब को एग्जामिन करेंगे आप और फिर आप उसको डिबार करेंगे। ऐसे नहीं चलते ही उसको डिबार कर दें, कुछ न कुछ आपको प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, पूरी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, फिर ही आप उसको डिबार कर सकते हो। अब हम बात करते हैं सेक्शन 47 की। देखिए गलती तो सरकारी कर्मचारी अधिकारी से भी हो सकती है, लेकिन ऐसे नहीं है कि ये धारा 41 से 47 बना दिया है तो कोई भी गलती हो तो सीधा उसको जेल में ठूंस दो, ऐसा नहीं है। इसमें सरकार तय करेगी कि किसी कर्मचारी या अधिकारी के खिलाफ जो कोई शिकायत प्राप्त हुई है उसमें कुछ सब्सटेंस है या नहीं है, क्योंकि शिकायतों का ज़माना है आजकल, खरी खोटी हर तरह की शिकायत होती है। तो सेक्शन 47 जो है कर्मचारियों के लिए प्रोटेक्शन का है। इसमें ये कह रखा है कि कोई भी कोर्ट बिना पूर्व स्वीकृति के कॉग्निजेंस नहीं लेगी, संज्ञान ही नहीं लेगी। मतलब जेल भेजना दूर की बात है, कोर्ट संज्ञान तभी लेगी जब सरकार उसको अनुमति देवे। अनुमति मिलने के बाद ही कर सकते हैं, और सरकार में अनुमति वो देगा जो उस अफसर को, उस कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त करने का पावर रखता हो। साफ लिखा है प्रीवियस सैंक्शन ऑफ अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू रिमूव हिम फ्रॉम हिज ऑफिस। ऐसी सैंक्शन मिल जाए तब आप जो है कोर्ट कोई कॉग्निजेंस ले सकती है, संज्ञान ले सकती है, मुकदमा दर्ज कर सकती है, उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। अब लेते हैं अपन अगली धारा, धारा 48 48 48 ये कह रहा है कि गवर्नमेंट जो भी प्रिक्योरमेंट डील करते हैं उनके लिए कुछ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड तय कर सकती है और उनके लिए ट्रेनिंग वगैरह की बाध्यताएं सरकार लागू कर सकती है ताकि वो इस एक्ट के तहत ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। ठीक है, ये सेक्शन 48 कहता है। इसका कोई रूल नहीं है, सिर्फ एक्ट सेक्शन में ही कहा हुआ है, धारा में, धारा 48 में। ठीक है ना। अब अगला है धारा 49 सेक्शन 49। इससे रिलेटेड एक रूल भी है 77। वो रूल कुछ खास नहीं कहता, वो कहता है कि जो है सेक्शन 49 को फॉलो कर लो, यानी धारा 49 को आप फॉलो करें, ये कहता है। और ये धारा 49 है गोपनीयता के बारे में। गोपनीयता ये रखनी है आपको कि मान लीजिए कोई सब्जेक्ट मैटर ऐसा है जिससे भारत की संप्रभुता और सुरक्षा जो है वो संबंध, उससे कोई रिलेशन है कुछ,
उससे संबंधित मैटर है तो आप उसको डिस्क्लोज नहीं करोगे, मना कर दोगे। पारदर्शिता का मतलब ये नहीं है कि भारत की संप्रभुता सुरक्षा खतरे में पड़ जाए। ठीक इसी तरह से किसी बिडर का, किसी बोलीदाता का व्यावसायिक कोई हित है, व्यावसायिक हित है तो भी आप डिस्क्लोजर नहीं करोगे। और उसका कोई प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कोई विषय है, बौद्धिक संपदा का कोई विषय है तो आप डिस्क्लोजर करने से मना कर देंगे, डिस्क्लोज नहीं करेंगे, यानी गोपनीयता बनाए रखेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि पारदर्शिता नहीं है, पारदर्शिता है, लेकिन इन दो चीज़ों का भी आपको ख्याल रखना है। ठीक है, ये आपको कौन कह रहा है? सेक्शन 49 बोलता है। अगला लेते हैं सेक्शन 50। राज्य सरकार ने धारा 50 के अंतर्गत शासन सचिव स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में एक राज्य उपापन सुविधा प्रकोष्ठ की स्थापना की है, जिसे शॉर्ट में SPFC सेल कहते हैं। SPFC सेल SPP पोर्टल को मेंटेन करने, ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन करने, इस एक्ट को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने और उपापन संस्थाओं को गाइड करने जैसे कार्य करता है। स्टैंडर्ड बिड डॉक्यूमेंट, प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट और बिड रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट तैयार करने और इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट को प्रोसेस करने के काम भी करता है। SPFC सेल बीडर्स और अन्य लोगों को नोटिस जारी करके सूचनाएं भी मांग सकता है। धारा 51 के अनुसार RTPP एक्ट और रूल्स के तहत प्रोक्योरमेंट के काम में लगे हुए अधिकारी और कर्मचारी लोक सेवक समझे जाएंगे और उनके द्वारा सद्भाव में की हुई कार्रवाई के लिए कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकेगा। RTPP एक्ट की धारा 52 के अनुसार RTPP एक्ट के प्रावधान वर्तमान में लागू अन्य कानूनों के अलावा होंगे, ना कि उनको कम करेंगे। धारा 53 के अनुसार इस एक्ट में जो वसूली की जानी है वह भू राजस्व एक्ट की बकाया के रूप में वसूल की जाएगी। धारा 54 के अनुसार इस अधिनियम के उद्देश्य से कोई भी नोटिस या कोई दस्तावेज या कोई आदेश उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से देखकर या उसके घर के या व्यवसाय के पते पर कोई कॉरपोरेट बॉडी के मामलों में उस कॉरपोरेट के रजिस्टर्ड ऑफिस के एड्रेस पर छोड़कर या डाक से भेजकर उसे तामील किया हुआ माना जाएगा। धारा 55 के अनुसार राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बना सकती है और अलग अलग प्रोक्योरमेंट या प्रोक्योरिंग एंटिटीज़ के लिए अलग अलग नियम। इस धारा के अधीन बनाए गए समस्त नियम उनके इस प्रकार बनाए जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र राज्य विधानमंडल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, 14 दिन से अन्यून किसी कालावधि के लिए, जो एक सत्र या 2 क्रमवती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जाएंगे। और उस सत्र के जिसमें वे इस प्रकार रखे गए हैं या उनके ठीक अगले सत्र के अवसान से पूर्व राज्य विधानमंडल का सदन ऐसे नियमों में कोई उपांतरण करता है या यह संकल्प लेता है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाए जाने चाहिए, तो तत्पश्चात ऐसे नियम केवल ऐसे उपांतरित रूप में प्रभावित होंगे या यथास्थिति कोई प्रभाव नहीं रखेंगे। तथापि ऐसे किसी उपांतरण या बातिलकरण यानी निरस्तीकरण से उसके अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। धारा 56 में यह व्यवस्था की हुई है कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कोई उपापन संस्था भी उपापन के मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकती है। इस धारा के अधीन किसी उपापन संस्था द्वारा बनाए गए समस्त मार्गदर्शक सिद्धांत उसके इस प्रकार बनाए जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र राज्य विधानमंडल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, 14 दिन से अन्यून्य किसी कालावधि के लिए, जो एक सत्र
या 2 क्रमवृत्ति सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी रखे जाएंगे। और यदि उस सत्र के जिसमें वे इस प्रकार रखे गए हैं या उसके ठीक अगले सत्र के अवसान से पूर्व राज्य विधानमंडल का सदन ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों में कोई उपांतरण करता है या यह संकल्प पारित करता है कि ऐसे कोई मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं बनाए जाएंगे, तो तत्पश्चात ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत केवल ऐसे उपांतरित रूप से प्रभावित होंगे या यथास्थिति कोई प्रभाव नहीं रखेंगे। तथापि ऐसे किसी उपांतरण या बातिलकरण यानी निरस्तीकरण से उसके अधीन पूर्व में की गई किसी भी बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं रखेगा। धारा 57 में यह व्यवस्था की हुई है कि इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में कोई कठिनाई हो तो राज्य सरकार गजट नोटिफिकेशन के जरिए इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके इस प्रकार किए जाने पश्चात यथाशक्य शीघ्र राज्य विधानमंडल के सदन के समक्ष रखा जाएगा। इस धारा के अंतर्गत अधिनियम के लागू होने के 2 साल के बाद कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा। धारा 58 के अनुसार राज्य सरकार लोकहित में किसी भी प्रकार के प्रिक्योरमेंट को या प्रिक्योरिंग संस्था को अधिनियम के प्रावधानों से मुक्त कर सकती है। इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके इस प्रकार किए जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा। धारा 59 और नियम 86 में रिपील और सेविंग्स के प्रावधान हैं, जिसके अनुसार इस अधिनियम में उपबंधित किए गए माल, सेवाओं या संकर्मों के उपापन से संबंधित समस्त नियम, विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं, विभागीय संहिताएं, निर्देशिकाएं, उपविधियां, कार्यालय ज्ञापन या परिपत्र जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को प्रवत हों, उनके इस अधिनियम के उपबंधों से संगत होने की सीमा तक प्रवत रहेंगे, जब तक कि उनको इस अधिनियम के अधीन बनाए या जारी किए गए किसी भी नियम, मार्गदर्शक सिद्धांत, अधिसूचना या यथास्थिति आदेश द्वारा निरसित या अधिक्रमित नहीं कर दिया जाता। धारा 50 है स्टेट प्रोक्योरमेंट फैसिलिटेशन सेल, ठीक है ना। धारा 50 है स्टेट प्रोक्योरमेंट फैसिलिटेशन सेल है, यानी राज्य उपापन सुविधा प्रकोष्ठ। ये एक प्रकोष्ठ बनाया है। प्रकोष्ठ किस लिए बनाया है? इसके 5-6 काम हैं। एक तो ये धारा 17 में जो पोर्टल पे डालने वाली बात अपन देखते हैं भी ये चीज़ डालनी है, बिड डालनी है, टेक्निकल बिड के रिजल्ट डालने हैं, फाइनेंशियल बिड के रिजल्ट डालने हैं, तो वो पोर्टल कौन मेंटेन करेगा? ये SPFC सेल करेगी, ठीक है। दूसरा, ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन का काम धारा 48 में जो कहा गया है वो भी इसी का काम है। किसका है? SPFC का, है ना। स्टेट प्रोक्योरमेंट फैसिलिटेशन सेल का काम है ट्रेनिंग देना, सर्टिफिकेशन देना, ठीक है। फिर इस एक्ट और रूल्स को कैसे इफेक्टिवली लागू कर सकते हैं, ये भी काम है इसी सेल का है कि वो सुझाव देवे सरकार को कि कैसे और इफेक्टिवली इसको लागू करें। और
जो उपापन संस्थाएं हैं, अलग अलग जो टेंडर जारी करते हैं अधिकारी लोग, उपापन संस्थाएं, उनको गाइडेंस देने का काम भी SPFC सेल का है, ठीक है। और इसके अलावा जो प्रिक्योरमेंट हो रहा है वो दो तरीके से हो रहा है, एक तो अपन लिफाफों में लेते हैं और एक होता है ई-प्रॉक पे, इलेक्ट्रॉनिकली। तो इस सेल का ये भी दायित्व है कि इलेक्ट्रॉनिकली बिडिंग को प्रोत्साहित करे, ये इसका एक काम है। इसी तरह से ये सारे जिम्मेदारी के काम हैं, इसलिए यहाँ पे इसका जो इंचार्ज बनाया है वो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट के लेवल का एक अफसर होना चाहिए, उससे नीचे नहीं होगा। शासन सचिव स्तर के अधिकारी को इसका इंचार्ज बनाया गया है। किसका? SPFC सेल का। SPFC सेल का इंचार्ज कौन होगा? शासन सचिव स्तर का अधिकारी, ठीक है। तो ये एक सेल हो गया जो दे रखा है सेक्शन 50 में। अब अगला लेते हैं सेक्शन 51, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, ठीक है। मैंने अभी अपन ने थोड़ी देर पहले भी चर्चा करी कि कर्मचारियों के बचाव के लिए भी इसमें प्रावधान किए हुए हैं। यो नहीं होम करते हाथ जल जाए, है ना। कई बार होता है आपके इंटेंशन ठीक है लेकिन गलती हो जाती है, मेलाफाइड नहीं है, फिर भी ऐसा लगता है कि ब्लंडर हो गया है, तो उसके लिए ये भी किया भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा जब तक कि पूर्व अनुमति नहीं हो। प्लस ये भी कर रखा है, क्या कर रखा है 51 में, इसका कोई रूल नहीं है, ये रूल में नहीं दे रखा, सिर्फ सेक्शन में दे रखा है। धारा 51 में, धारा 51 कह रही है शैल बी डीम्ड टू बी ए पब्लिक सर्वेंट। जो भी उपापन प्रक्रिया में लगे हुए लोग हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको क्या मानेंगे? पब्लिक सर्वेंट मानेंगे, और एज ए पब्लिक सर्वेंट उनका प्रोटेक्शन जो होगा वो मिलेगा उनको। और इंडियन पिनल कोड 1860 की धारा 21 में जो पब्लिक सर्वेंट का मतलब है वही मतलब यहाँ माना जाएगा, ठीक। फिर ये लोग जो काम कर रहे हैं प्रिक्योरमेंट का, जो खरीद कर रहे हैं सरकार की तरफ से, बिडिंग कर रहे हैं, उन लोगों द्वारा गुड फेथ में कुछ भी काम किया जाता है ना। काम, जो भी काम गुड फेथ में वो कर लें या गुड फेथ में जो उनका करने का इरादा हो, उसके लिए उनके ऊपर कोई मुकदमेबाजी नहीं हो सकती। गुड फेथ में करना चाहिए। गुड फेथ में किया है तो कोई मुकदमा नहीं करेगा उनके ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये गुड फेथ क्या है? तो गुड फेथ जो है वो इंडियन पिनल कोड 1860 की धारा 52 में परिभाषित है। वही परिभाषा हमारे यहाँ पे भी लागू होगी, ठीक है। ये बात हो गई धारा 51 की। अब हम बात करते हैं सेक्शन 52 की, धारा 52। धारा 52 जो है, इसमें ये धारा ही है, बहुत छोटी सी एक धारा है, कुल 3 लाइनों की धारा है, रूल इसका कोई है नहीं। इसमें ये कह रहे हैं कि इस एक्ट के जो प्रोविजन हैं वो दूसरे कानूनों जो टाइम टू टाइम लागू होते हैं उनके कंटिन्यूशन में है, उनके विरोध में नहीं है, ठीक है। बहुत सिंपल सी एक बात कही है इन्होंने कि प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल बी इन एडिशन टू, नॉट इन डेरोगेशन ऑफ द प्रीवियस प्रोविजंस ऑफ एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, ठीक है। दूसरे कानून जो भी लागू हैं उनके किसी के विरोध में ये नहीं रहेगा, उनके एडिशन में रहेगा ये कानून। कट। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन 53 की। बहुत छोटा सा सेक्शन है, देखिए सिर्फ 2.5 लाइन है इसमें। ये कह रहा है कि कोई भी जो रिकवरी है इस एक्ट के तहत वो भू राजस्व की रिकवरी की तरह माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी रिकवरी है तो आपको PDR एक्ट में कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुकदमा करके उसको रिकवर करना है। इसका मीनिंग ये है 53 का, धारा 53 का। अगला लेते हैं अपन धारा 54,
तो धारा 54 है, कोई भी आप नोटिस देते हो इस एक्ट के तहत, इस नियमों के तहत, आरटीपीपी एक्ट और रूल्स में, कोई भी जो नोटिस है उसको सर्व कब माना जाएगा? तो ये एक्ट की धारा 54 कहती है कि या तो उसको आप पर्सनली दे दो तो वो डिलीवर्ड माना जाएगा, या उसके रजिस्टर्ड एड्रेस पर आप बाई पोस्ट रवाना कर देते हो तो वो उसको डिलीवर्ड माना जाएगा। ठीक है। और अगर कोई कॉर्पोरेट बॉडी है, कोई कंपनी है, तो उसके रजिस्टर्ड ऑफिस पर आप डाक से भेज दो तो उसको तामील माना जाएगा। ठीक है। ये इसका धारा 54 का सारांश है। धारा 55, ठीक है, धारा 55 है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। सरकार जो है इस एक्ट के अनुसार विभिन्न धाराओं के लिए उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे से आगे रूल बना सकती है। कौन कौन सी? एक पूरी सूची दे रखी है, काफ़ी विस्तृत सूची है। हम संक्षेप में इसको देख लेते हैं। जैसे सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 3 इसके ऊपर बना सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ नीड फॉर प्रिक्योरमेंट, जो कि सेक्शन 5 है। आवश्यकता के अवधारणा के बारे में कुछ नियम सरकार बना सकती है। सेक्शन 6 वो हमने देखा था लिमिटेड बिडर्स को लिमिट करने का, यानी एमएसएमई वगैरह को प्रोत्साहन देना, घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन देना। इस पर्पज से सेक्शन 6 में पावर है कि वो सरकार रूल बना सकती है। ठीक है। एडिशनल क्वालिफिकेशंस बिडर्स के क्या क्या रखने हैं उसके बारे में भी सरकार नियम बना सकती है। टाइम फ्रेम क्या रहेगा? सेक्शन 9 में जो कहा हुआ है भी बोलियों का जो निस्तारण है वो समय पे हो, कब उनको कितने दिनों में निपटा लें, कितने दिनों में फाइनल कर लें वगैरह, इसके रूल सरकार बना सकती है। सत्यनिष्ठा, जो धारा 11 में हमने जो सत्यनिष्ठा पढ़ी थी, तो उससे संबंध में रूल भी सरकार बना सकती है। सब्जेक्ट मैटर जो आप खरीदारी कर रहे हैं, इसके सब्जेक्ट मैटर में आपको क्या क्या डिस्क्रिप्शन में लिखा है, इसके रूल भी बना सकती है सेक्शन 12 में। इसी तरह से इवैल्यूएशन क्राइटेरिया जो है सेक्शन 14, उस सेक्शन 14 में जो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया दे रखा है उसके बारे में नियम बना सकते हैं। प्राइस नेगोशिएशन के बारे में रूल बना सकते हैं। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड के बारे में बना सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ प्रिक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट, इसके बारे में रूल सरकार बना सकती है। SPPP पोर्टल के बारे में सरकार रूल बना सकती है। रजिस्ट्रेशन ऑफ बिडर सेक्शन 19, इसके बारे, इस तरह से पूरी सूची दे रखी है किस किस सेक्शन में सरकार रूल बना सकती है। ठीक है। ये सारी बातें मिलती है आपको सेक्शन 55 में। अब नेक्स्ट है सेक्शन 56, पावर्स टू इशू गाइडलाइन। इसका कोई रूल नहीं है, ये धारा 56 है। 56 में ये कहा गया है कि उपापन संस्थाएं जो हैं वो भी अपने उपापन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकती है, और ये जो भी मार्गदर्शक सिद्धांत लागू करना चाहती है या जो जारी करना चाहती है, जारी करके उसको राज्य विधानसभा के समक्ष जब भी सत्र आहूत किया जाए उसके 14 दिन के अंदर अंदर सत्र में पेश करना जरूरी है इसको। ये रही बात सेक्शन 56 की। धारा 56 कहती है कि उपापन संस्थाएं मार्गदर्शक सिद्धांत लागू बना सकती है, बना के उनको विधानसभा में पेश करना होगा। ये धारा 56 का प्रोविजन है। अब लेते हैं धारा 57, पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। जो भी इसमें बाधाएं आती है उसको दूर करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एक गजट नोटिफिकेशन निकालकर इस एक्ट को लागू करने में जो जो बाधाएं आती है उसको वो उससे संबंधित आदेश निकाल सकती है। ये पावर किस में मिला इनको? रूल 57 सेक्शन 57 है, रूल कोई है नहीं, 57 है। ठीक है। और इस एक्ट के लागू होने के 2 साल के बाद
आप कोई इसमें इस धारा 57 में कोई ऑर्डर नहीं निकालेंगे आप, और जो भी ऑर्डर निकालेंगे वो जो है विधानसभा में आपको रखना है 14 दिन के अंदर अंदर, जब भी सत्र आहूत हो। ये एक प्रोविजन है धारा 57 का, लेकिन ये प्रोविजन 2 साल तक ही काम लेना था, इसलिए अब इसकी कोई बहुत ज़्यादा रिलेवेंस नहीं है इस समय। अब हम लेते हैं धारा 58। ठीक है, धारा 58 है पावर टू एग्जेम्प्ट, मतलब एक्ट के अंदर राज्य सरकार को ये पावर दे रखी है कि वो किन्हीं उपापन संस्थाओं को या एक वर्ग को इन नियमों की एप्लीकेबिलिटी से छूट दे सकती है, मतलब उन पे लागू नहीं होंगे नियम, ऐसा आदेश निकाल सकती है। ठीक है ना, ऐसा आदेश पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए और इसके लिए उनको गजट नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा और रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों उनको छूट दी जा रही है ना। और ये जब भी ऐसे कोई आप एग्जाम्पशन देंगे इनको, तो ऐसे एग्जाम्पशन को राज्य विधानसभा में जो ही वो आहूत किया जाता है उनको राज्य विधानसभा में रखना जरूरी होगा। इस तरह की छूट 5-6 बार राज्य सरकार ने दी है, कुछ बिजली कंपनियों को छूट दी गई है। इस तरह से समय समय पर जहाँ जहाँ जरूरी हुआ है इनको छूट दी गई है। जैसे जैम पोर्टल को भी आरटीपीपी की बहुत सारी धाराओं से छूट दी गई है, तो वो सारी इस रूल 58 का प्रयोग करते हुए वो छूट उनको प्रदान की गई है। खान विभाग को भी एक बार कुछ मामलों में छूट प्रदान की गई है। इस तरह से ये धारा 58 के प्रोविजन हम देखते हैं। नेक्स्ट है धारा 59। ठीक है, धारा 59 और रूल 86, ये हमारा आरटीपीपी एक्ट और रूल्स का आखिरी अध्याय या आखिरी, आप समझ लीजिए आखिरी धारा है और आखिरी ही नियम है, सेविंग्स नाम से। ये कहता है कि सारे ही रूल्स, रेगुलेशंस, ऑर्डर्स, नोटिफिकेशंस, जो बाईलॉज वगैरह पहले जो बने हुए थे खरीद से संबंधित विभागों के, वो जो भी इसके कॉन्ट्राडिक्शन में हैं वो तो सारे समाप्त समझे जाएंगे। पहले मान लो कुछ खरीद के नियम बने हुए हैं, किसी बोर्ड कॉर्पोरेशन ने अपने नियम बना रखे हैं, वो इस एक्ट के लागू होने की तारीख यानी 26 जनवरी 2013 से वो सारे के सारे समाप्त समझे जाएंगे जो इनके कॉन्ट्राडिक्शन में हो, जो इनके विरोध में हो, जो इनकी इन नियमों के सहमति में, वो तो कंटिन्यू रह सकते हैं, लेकिन जो विरोध में है वो सारे समाप्त समझे जाएंगे। ठीक है, ये रहा आपका सेक्शन 59 और रूल 86। थैंक यू।